हाय बच्चों क्या हाल है? सब बढ़िया है। आज हम करने वाले हैं सेल चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि होगा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको जो भी प्रीवियस लेक्चर थे वो समझ में आया होगा और चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे और एनसीईआरटी आपको आपके टिप्स पे होगा। आप इसे बार बार देखें, जितने भी प्ले लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं उसे आप बार बार देखें, रिवाइज करें तो आपको और भी अच्छे से माइंड में रहेगा और एग्जाम तक लॉन्ग लास्ट मेमोरी में भी रहेगा। ठीक है ना, वो हम शुरू करते हैं। न्यूक्लियस सबसे मेन सेल ऑर्गेनली है ना। सेल ऑर्गेनली वाज द फर्स्ट न्यूक्लियस। कौन सा वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। 1831 में एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक सेल ऑर्गेनली को डिस्क्राइब किया। उसका नाम क्या था? न्यूक्लियस। नाउ द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस stained by a basic dye was given the name chromatin by a Fleming। इसका क्या मतलब हुआ कि इस न्यूक्लियस में जो मटेरियल था वो स्टेन किया गया बेसिक डाई के थ्रू। फिर जो मटेरियल हमें दिखा उसका नाम रखा गया क्रोमेटिक। वो क्रोमेटिक नाम किसने दिया? वो फ्लेमिंग में। जैसे अभी आपको न्यूक्लियस के इनसाइड में वो ये जो मटेरियल दिख रहे हैं, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर दिख रहे हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। ठीक है, जब इसे हम बेसिक डाई से स्टेन किए तो इसका कुछ कलर आया और फिर इसका नाम रखा गया क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन नाम किसने दिया? Fleming ने। Now, interphase nucleus. Nucleus of a cell when it is not dividing has a highly extended and an elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. Interphase nucleus कहने का मतलब क्या है? जैसे एक सेल जब वो दो सेल में डिवाइड करता है तो ठीक है, एक टाइम आता है जहाँ पे वो सेल डिवाइड नहीं करता है, बस वो ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कैसे हम अपने इंसान की बात करें तो हमारा टिल मान के चलते हैं, अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज तक पहले हम क्या करते हैं, जुवेनाइल फेज में होते हैं तो हम ग्रो करते हैं। उस दौरान सेल भी कभी होता है, जब वो जुवेनाइल फेज में होता है उस फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज। तो इंटरफेज सेल्स में जब न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को हम इंटरफेज न्यूक्लियस कहेंगे। तो वही बोल रहा है कि इंटरफेज न्यूक्लियस 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 व्हेन न्यूक्लियस ऑफ a cell when it is not dividing has a highly extended and elaborate न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन आपको कब देखा जाता है? क्रोमेटिन आपको तब देखा जाता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है और इनसाइड न्यूक्लियस वो फाइबर के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, धागा के रूप में हम कह सकते हैं। और वो हाईली इलेबोरेट होता है, ठीक है, और एक्सटेंडेड भी होता है, बहुत लॉन्ग भी होता है। ठीक है ना, वन और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है। एक आपको क्रोमेटिन मिलता है जो कि आपका क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। दूसरा क्या मिलता है? न्यूक्लियोई जिस सिंगुलर में न्यूक्लियस कहते हैं। ये कैसा होगा? आपका स्फेरिकल बॉडीज होगा, एक और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और एक से ज़्यादा कहाँ होगा वो हम आगे देखेंगे। और थर्ड है आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का ग्राउंड मैट्रिक्स सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रो हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील करता है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का जो ये जो आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं वो कैसा है? आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। ठीक है, और वो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो कैसे रन कर रहा है? पैरेलल रन कर रहा है। अब जैसे ये न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये आपको मान के चलते अगर आउटर बाउंड्री है, ये आपका इनर बाउंड्री है, तो इन दोनों के बीच की स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जैसे आपका अगर इनर बाउंड्री है, ये आपका आउटर बाउंड्री है, तो इसके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को हम कह रहे हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसका डायमेंशन क्या है? 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, क्या है? 10 to 50 नैनोमीटर डायमेंशन। अब ये जो बाउंड्री है वो क्या कर रहा है? वो फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आउटसाइड अगर मान के चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस जो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल होगा और जो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो मटेरियल है उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री का काम कर रहा है आपका इन्वेलप जो कि डबल मेम्ब्रेन है। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it। अगर हम बात करें इस न्यूक्लियर इन्वेलप के जो आउटर मेम्ब्रेन का वो क्या है? कंटिन्यूअस है। किसके साथ कंटिन्यूअस है? वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है। और ये अपने आउटर मेम्ब्रेन पे आपको राइबोसोम भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके आउटर मेम्ब्रेन पे आपको राइबोसोम भी मिलेंगे और ये कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। At a number of places, the nuclear envelope
इज इंटरप्टेड बाय अ माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है कि जैसे पैरेलल मेम्ब्रेन जो जा रहा था, ठीक है, तो पैरेलल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे क्या कर रहा था, बहुत जगह पे फ्यूज कर जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। जब ये फ्यूज कर रहा है तो यहाँ पे पोर का क्रिएट करता है। इस पोर को हम क्या कहते हैं, और न्यूक्लियर पोर, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये कैसे फॉर्म करता है, बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, by the fusion of two membrane. Nuclear pore are the passages through which movement of RNA and protein molecule take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. अब चूंकि ये आपका पैसेज है और यहाँ पे आपका क्या है, साइटोप्लाज्म, अगर हम मान के चलते आपका आउटर बाउंड्री है और ये आपका इनर बाउंड्री है, तो आपको क्या है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म और यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आरएनए और प्रोटीन कौन कौन सा पर्टिकुलर बात की गया है, आरएनए और प्रोटीन का जो पैसेज होगा, मूवमेंट होगा, वो उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाय डायरेक्शनल होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म से आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकता है इसके थ्रू, और न्यूक्लियोप्लाज्म से आपको साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो किसके थ्रू होने वाला, ये आपको न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मली, तो देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मल है, एक सेल पे एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बट कहीं कहीं देखा गया है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो भी वेरी कर सकता है। जैसे एक सेल पे दो न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कौन सा है, पारामीशियम। पारामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब कहीं कहीं देखा गया कि कहीं कहीं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, बट जनरली एक सेल पे एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए। और कहीं कहीं देखा गया कि आपका न्यूक्लियस है ही नहीं, जैसे सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। और कौन कौन सा, अगर हम मैमल्स का बात करें, मैमल्स क्या है आपका एनिमल्स है, और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में इरिथ्रोसाइट्स है जहाँ पे आपको न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और वेस्कुलर प्लांट यानी प्लांट सेल में एक सीव ट्यूब है जहाँ पे आपको न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं कहीं देखा जा रहा है कि आपका एक से ज़्यादा, जनरली एक न्यूक्लियस होना चाहिए पर सेल पे, लेकिन कहीं कहीं एक से ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कहीं पे आपका न्यूक्लियस है ही नहीं, जैसे इरिथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब में। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है आपका न्यूक्लियस का, वो क्या कंटेंट करता है, और कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या था आपका, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, ये जो किससे स्टेन हो रहा था, स्टेन बाय बेसिक डाई, और इसका नेम किसने दिया था, वो दिए थे आपको फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अगर हम याद करें क्रोमेटिन के बारे में, तो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होगा, और न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर आपको कब दिखेगा, इंटरफेज न्यूक्लियस में, यानी जब सेल आपका डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। उस दौरान जो आपको न्यूक्लियर फाइबर दिख रहा होगा आपको न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। तो आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेंट करेगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब सिंगुलर प्रोडक्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोली, ठीक है। अब आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलस कैसा है, स्फेरिकल बॉडी है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है आपको, और न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अभी जो न्यूक्लियोलस है वो आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो तक हम दो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर देखें, एक आपका राइबोसोम और एक न्यूक्लियोलस, जो कि नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलस कैसा है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। और ये किस चीज़ का साइट है, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस का जो फैक्ट्री है वो कौन है, वो है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस है आपका आरएनए का फैक्ट्री। Larger and more numerous nucleoli are present in the cell actively carrying out protein synthesis। अब ऐसा सेल जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो आपका जो न्यूक्लियोलिस है वो आपको एक से ज़्यादा हो सकता है, और या फिर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आरएनए का प्रोटीन आपको क्या करता है, वो किससे फॉर्म करता है, आरएनए से, ठीक है। आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, और आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए आपको अगर उससे ज़्यादा है तो आपको जो न्यूक्लियोलस का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर माने डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, तो डिमांड ज़्यादा होगा
अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें अपना फैक्ट्री का साइज बड़ा करना होगा। तो इसीलिए जो आपका न्यूक्लियोलस है उसका साइज बड़ा हो जाता है। कहाँ पे, वैसे सेल जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे हम और भी जैसे सेल ऑर्गेनिक की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का, तो जहाँ जहाँ पे उनका जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे वो अपने नंबर को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर इन केस अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस का, तो भी जहाँ पे वैसे सेल वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोलस का जो साइज है वो आपको ज़्यादा हो बड़ा हो सकता है, और या फिर मोर नंबर में हो सकता है, ठीक है। अब इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ अ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। हम पिछले लेक्चर में, पिछला 2 स्लाइड में भी देख रहे हैं कि क्रोमेटिन क्या था, वो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर था। और इन क्रोमेटिन कब दिखता है, जब आपका जो सेल होता है वो इंटरफेस पीरियड में होता है, और उस इंटरफेस पीरियड सेल में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस न्यूक्लियस। उस दौरान जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होगा वो आपको कैसे होंगे, लूज होंगे और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होंगे, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। लूज कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें धागा का, तो धागा ऐसे ऐसे पूरा एकदम ऐसे पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, तो हम इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और ऐसा हमें कब दिखेगा, जब आपका सेल डिवाइड नहीं करेगा, और जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो उसके न्यूक्लियस का जो मटेरियल होगा, जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होगा, वो इस तरह दिखेगा, धागा की तरह लूज होगा, ठीक है। लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज के दौरान क्या होता है कि जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर है या न्यूक्लियोमेटिन फाइबर है, वो धीरे धीरे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, एक पर्टिकुलर शेप देता है। उस पर्टिकुलर शेप को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए आपका इंटरफेस न्यूक्लियर प्रोटीन है, अब माइटोटिक फेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर है वो धीरे धीरे आपको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। जैसे एक मान के चलते कि आपको ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। जब सेल डिवाइड कर रहा है तो ये आपका जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर है यानी क्रोमेटिन फाइबर है वो आपको ऑर्गेनाइज करके एक शेप बना रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है, और इस तरह से। तो अभी ये जो क्रोमेटिन था ये क्या है आपका क्रोमेटिन, अभी किस में फॉर्म हो चुका है, क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम एक्चुअली है क्या, अब इस क्रोमोसोम को बनने के लिए आपको डिफरेंट बेसिक आपको हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए, और आपको आरएनए भी चाहिए। इनको एक मानिए आपको उलझा हुआ धागा है, उसको पर्टिकुलर शेप देना होगा, तो उसको मोड़ने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए कुछ बहुत से आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, तो वैसा ही अब तो वही बोला, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन के डिफरेंट दौरान में आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है यानी न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। और आगे हम जानेंगे कौन कौन सा डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेंगे। अब क्रोमेटिन क्या कंटेंट करता है, डीएनए। अब क्रोमेटिन क्या करता है, कंटेंट कर रहा है डीएनए। बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, डीएनए कंटेंट करेगा, हिस्टोन प्रोटीन करेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। यानी आपको क्रोमेटिन 4 चीज़ कंटेंट करता है, कौन कौन सा, डीएनए, आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। अब सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सिमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्क्राइब्ड अमंग द 46 यानी 26 पेयर्ड क्रोमोसोम। अब क्या बोला कि एक सिंगल सेल में, जब सिंगल सेल है और उसमें अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो एक जो क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है, इस क्रोमोसोम को अगर हम जब इंडिस्टिंक्ट और लूज नेटवर्क पर जब बनता है यानी क्या बनता है, जब ये आपको क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन जो थ्रेड का जो लेंथ है वो कितना होता है 2 मीटर में, यानी 2 मीटर धागा आपको एक छोटे से सेल में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 मीटर का धागा ऐसे पूरा एकदम पड़ा हुआ है, लेकिन वही जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान ये आपको एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखिए अभी 2 मीटर धागा को इस शेप में लाने के लिए, इतना छोटा शेप में लाने के लिए आपको बहुत से मटेरियल चाहिए, तो कौन कौन सा होते हैं, आपको हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोसोम मिलता है, कैसे आपको लिंकर्स डीएनए बना रहा है, कैसे एक थ्रेड आपको ऑक्टामोर पे आपको कंबाइन कर रहा है, फिर आपको बीड्स के रूप में फॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए क्रोमेटिन फाइबर दिख रहा है, अगर क्रोमेटिन फाइबर में अगर बात करें तो ये आपको क्रोमेटिन फाइबर है, तो किस तरह इसमें बीट्स है, डीएनए है, डीएनए आपको हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड पूरा रैप में हो रहा है, और फिर ये डिफरेंट आपको जो हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन करके गोल 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 करके ऐसे बने हुए हैं, और ऐसे 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 करके पूरा डीएनए पूरा
घूम घूम के स्ट्रक्चर बना चुका है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो कोई पूछता है कि डीएनए क्या है, एक होता है ना डीएनए क्या है। डीएनए एक्चुअली देखा जाए तो जो क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है, इसका जो सबसे बेसिक पार्ट है, जहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम सारे इसके न्यूक्लिक बेस ये सब का बात करें तो जो स्ट्रक्चर बना रहा है बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए और डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से कंबाइन करके आपका न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर बनाता है, ठीक है, यानी क्रोमैटिन फाइबर। अब एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। अब जो भी जैसे कितना 23 पेयर के जो क्रोमोसोम थे 46 नंबर में, वो हर एक क्रोमोसोम कब विजुअल होते हैं आपको, जब सेल डिवाइड करता है तभी करते हैं, ठीक है। इसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इस क्रोमोसोम का जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब जहाँ पे वो प्राइमरी मुड़ा रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोमियर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मानिए आपका न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है, अब जैसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, जब फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे आके एक जगह पर्टिकुलर यहाँ पे फोल्ड कर रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, तो ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ऑन द साइड ऑफ द विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। अब ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के अराउंड आपका क्या क्रोमेटेड फाइबर ऐसे रैप्ड किया हुआ है। अब इसके अराउंड में यहाँ पे एक दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहेंगे काइनेटोकोर्स। और इस काइनेटोकोर का क्या काम है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब हम सेल डिवीजन की बात करें, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम है और इसको अगर स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होता है, तो स्पिंडल फाइबर एक्चुअली काइनेटोकोर पे अटैच होता है, ठीक, कहाँ पे अटैच होता है, काइनेटोकोर पे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पिंडल फाइबर कनेक्ट। स्पिंडल फाइबर कहाँ कनेक्ट करता है, काइनेटोकोर पे कनेक्ट करता है, ना कि सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर तो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और जो एक ठीक है, तो एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम सेटेलाइट कहते हैं। जैसे मानिए आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ है, ठीक है, अब मानिए यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन बन गया और यहाँ पे कुछ पार्ट डीएनए बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट या फिर हम टेलोमियर भी कहते हैं, ठीक है। अब वही हो रहा है कि एवरी क्रोमोसोम विद ओनली डिवाइडिंग सेल एंड एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, आपको दिख रहा होगा ना, ये है आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इस सेंट्रोमियर के साइड में यहाँ पे आपको डिस्क सेपरेट एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर क्या काम है इनका, स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर पे आपको अटैच होता है। नाउ सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। अब सेंट्रोमियर क्या काम करता है, आपको टू क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है। जैसे एक धागा है, ठीक है, अब इस एक धागा का दूसरा कॉपी बना लीजिए ये। अब एक धागा और दूसरा धागा एक दूसरे से कैसे कनेक्ट, ये आपका एक धागा है जिसे हम कहेंगे क्रोमेटिड, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, जब ये डुप्लीकेट बनेंगे जैसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। अब इस जब इसको पर्टिकुलर फोल्ड करेगा तो ऐसे बनेगा एक फोल्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे क्रोमैटिड, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर है, अभी क्रोमेटिड यहाँ पे अटैच्ड होगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड किससे कनेक्टेड थ्रू है, ये आपको सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर के अराउंड आपको काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा जो कि स्पिंडल फाइबर होगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ गया। क्रोमेटिड क्रोमेटिड किसको कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई पर्टिकुलर कॉपी है एक दूसरे का, ठीक है। अब बोला कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है उस बेस पे क्रोमोसोम को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप में। जैसे सेंट्रोमियर है, ठीक है, अब ये सेंट्रोमियर का लोकेशन कहाँ है, इस बेसिस पे हम क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है, पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होगा उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, मिडिल, और फॉर्म करेगा 2 इक्वल्स आर्म, ठीक है, 2 इक्वल्स आर्म, पी आर्म्स एंड क्यू आर्म। एक्चुअली देखिए तो पी आर्म और क्यू आर्म क्या है, तो पी आर्म इज द शॉर्टर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, पी आर्म क्या है शॉर्टर आर्म ऑफ क्रोमोसोम, एंड क्यू आर्म इज द लॉन्गर आर्म। और कैसे आया, तो देखिए द पी फॉर द शॉर्टर आर्म कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पेटिट मीनिंग स्मॉल, ठीक है, और क्यू इज सिंपली द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट। जो पी आर्म को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट आर्म बोलते हैं, और ये जो पी का जो मतलब यहाँ पे होता है पे
पेटिट, पेटिट से, ठीक है। और उसका जो क्यू एक सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, पी के बाद क्यों आता है ना, लेकिन पी एक्चुअली डिनोट किसे करता है, पी आपको एक्चुअली डिनोट करेगा आपको शॉर्टर आर्म को। तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होगा वो आपको पी आर्म और क्यू आर्म को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके पे शो करता है, ठीक है। तो ये आपको मेटासेंट्रिक, आपको इसके साइड जो आपको क्रोम जो आर्म्स होगा दोनों इक्वल होगा। अब बोला सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें क्या है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग दैट वन आर्म शॉर्टर एंड द वन लॉन्गर आर्म। अब सब मेटासेंट्रिक में देखें तो एक आपको शॉर्ट दिख रहा होगा या आपको कुछ ज़्यादा लंबा दिख रहा है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रोमियर पोजीशन को एक्चुअली थोड़ा सा आपको ऊपर चला गया, ठीक है, यानी मिडिल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर, यानी सब मिडिल पोजीशन, यानी सब मेटासेंट्रिक पोजीशन पे चला गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आर्म्स का जो लेंथ है वो चेंज हो गया। तो एक जो शॉर्टर आर्म बना उसे हम पी आर्म करते हैं, जो लॉन्गर आर्म बना उसे हम क्यू आर्म कह रहे हैं। अब नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या है कि सेंट्रोमियर is situated close to the end, forming one extremely short and one very long. इसमें क्या है कि सेंट्रोमियर जो है वो आपको सब टर्मिनल पहुंच गया, टर्मिनल नहीं सब टर्मिनल, यानी टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक काम जो है एक्सट्रीम शॉर्ट हो जा रहा है, एक्सट्रीम वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम शॉर्ट हो जा रहा है, और एक आर्म जो क्या हो रहा है आपको एकदम एक्सट्रीम लॉन्ग हो जा रहा है। तो जो शेप बन रहा है क्रोमोसोम का उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसेंट्रिक, एंड द अदर वन इज टेलोसेंट्रिक एज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। इस टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, इस सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होगा एकदम टर्मिनल एंड पे होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा टर्मिनल एंड पे है। तो इसमें आपको कोई पी आर्म एंड क्यू आर्म शो नहीं कर रहा है, बस दिख रहा है कि जैसे एक ही कोई होगा, हम पी आर्म क्यू आर्म तो शो नहीं कर सकते क्योंकि पी और क्यू तो हम एक लॉन्ग और शॉर्ट के बेसिस पे करते हैं ना। तो आपको जो टेलोसेंट्रिक में क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमियर एकदम सब टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जा रहा है। अब बोल रहा है कि समटाइम्स a few chromosomes have a non-staining secondary construction at the constant location give the appearance of a small fragment called satellite। अब कुछ पोजीशन पे क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ पोजीशन पे, जैसे मान के चले क्रोमोसोम, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये है, कुछ पोजीशन पे क्या हो रहा है कि एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन रहा है ऐसे, ठीक है। और जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो ये स्टेन नहीं हो रहा है, क्या, नॉन स्टेन, जबकि ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था, स्टेन हो जा रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो नॉन स्टेनिंग है, और जो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट्स। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो डीएनए का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे जो है वहाँ पे पार्ट क्रोमोसोम का, क्रोमेटिड का, फिर हम क्या है क्रोमेटिन का, तो क्या है उसको हम बोल रहे हैं सैटेलाइट। अब अगला है माइक्रोबॉडीज। मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड minute vesicles microbodies that contain various enzyme are present in both plant and animal cell। तो माइक्रोबॉडीज करने से आपको बहुत माइनट बॉडीज होंगे, क्योंकि आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। इसमें याद करने वाला क्या है आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ठीक है, बाउंडेड। और कैसे होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे आपको पेरोक्सोसोम हो गया, एग्जाम्पल पेरोक्सोसोम हो गया, ग्लाइकोसोम हो गया, ये सब क्या आपका माइक्रोबॉडीज है जो क्या वेरियस एंजाइम कंटेन किए रहते हैं और आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आया होगा, न्यूक्लियस में क्या क्या था वो समझ में आया होगा। जैसे आज हमने देखिए क्या न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में बेसिकली जो कन्फ्यूजन पॉइंट होता है वो होता है आपको क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। तो आपको क्लियर हो गया क्रोमोसोम और क्रोमैटिड क्या कहता है। क्रोमैटिन वर्ड हम तब यूज करेंगे जब सेल नॉन डिवाइडिंग में होगा, ठीक है, और क्रोमोसोम कब हम यूज करेंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसके दौरान क्या होगा कि क्रोमैटिन क्या है आपका लूज है, क्रोमैटिन क्या लूज है, जबकि आपको क्रोमोसोम क्या है डिस्टिंक्ट शेप में है, ठीक है, बहुत से आपस में आके जुड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे मान के लिए धागा है, अब इस धागा को हमें पर्टिकुलर शेप बना दिए, तो इस शेप को हम क्रोमोसोम कहेंगे और ये हो जाएगा क्रोमैटिन। तो आई होप आपको न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।